दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कहता है कि एक पत्थर को 44.1 मीटर की गहराई पर मुक्त जल की सतह वाले कुएं में गिराया जाता है। पत्थर गिरने के 3.13 सेकेंड बाद छप छप की आवाज़ सुनाई देती है। वायु में ध्वनि का वेग ज्ञात करना है। जी का मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो एस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा यू का मान 0 प्लस 1/2 9.8 इंटू में टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टी का मान है 3 सेकेंड या 3.13, तो ये हो जाएगा कितना। अब देखिए यह पत्थर को पानी की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय, लेकिन स्प्लैश यानी छप छप की आवाज़ 3.13 सेकेंड में सुनाई देती है। तो ध्वनि जो है गति का समय अंतराल कितना होगा, 3.13 माइनस 3। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 0.13। कितना हो जाएगा 0.13। तो ये हो जाएगा। तो ध्वनि की गति होता है आपको ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी और बट्टा में आवर्तकाल। तो ये कितना है 0.13। इसको यदि सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 339.2। ऑप्शन नंबर ए। देखिए किसी वस्तु की कंपन की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है, तब क्या होगा। तो देखिए ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो प्रबलता है उसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारतम्य को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक होती है तो ध्वनि तीखी अधिक तारतम्य की होती है, तथा कंपन की आवृत्ति कम होने पर ध्वनि मधुर यानी कम तारतम्य होती है। यानी दूसरा, तारतम्य घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है तो उसका आयाम बढ़ता है, तब तारतम्य घटता है और लेकिन प्रबलता बढ़ती है। कौन सा कथन जो है घरेलू सर्किट में ओवरलोडिंग के संभावित कारण का वर्णन नहीं करता। तो दूसरा ऑप्शन, यानी सर्किट में करंट की पर्याप्त कमी। तो देखिए वोल्टेज या करंट में अचानक वृद्धि के कारण ओवरलोडिंग होती है। एक ही सर्किट से बहुत सारे बिजली के उपकरण जुड़े होने या फिर सीधे संपर्क में आने वाले लाइन वो जो न्यूट्रल तार के कारण ओवरलोडिंग होती है। जब सर्किट में करंट की पर्याप्त कमी होती है तो ओवरलोडिंग संभव नहीं होती। नेक्स्ट रह के 2800 द्रव्यमान की एक बस 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है। 100 मीटर की दूरी हेतु 5600 न्यूटन का मंदक बल लगाया जाता है। इसका वेग, तो एम का मान है कितना 2800। तो यहाँ से यू बराबर निकाल लीजिए, 90 गुने 5/18, ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एफ बराबर कितना है 5600 न्यूटन। ठीक है, और एस बराबर यहाँ से कितना, एस बराबर हो जाएगा 100। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको ए बराबर बल बट्टा द्रव्यमान कितना 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वी स्क्वायर बराबर होगा यू स्क्वायर प्लस 2एस। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 यू का मान, यानी 25 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इंटू 100। ठीक है, यानी v बराबर कितना है, v बराबर है 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 गुने 18/5 करेंगे, 5 तिया 15, 18 तिया 54। तो v स्क्वायर बराबर होगा यू स्क्वायर प्लस 2s। v का मान है कितना 25, तो ये हो जाएगा 54। कहता है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है। विश्राम, जड़त्व।
तो गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यदि एक व्यक्ति किसी बस में यात्रा कर रहा है तो बस के अचानक रुकने पर उसमें गति का जड़त्व होने के कारण वह आगे की ओर झुक जाता है। यदि खड़ी बस अचानक चलती है तो वह पीछे की ओर झुक जाता है, क्योंकि इस समय व्यक्ति में विराम का जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इस नियम का प्रतिपादन जो है लेवोसिये ने किया है। इसके अनुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी पदार्थों तथा उत्पादों का कुल द्रव्यमान नियत रहता है। गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तथा जब किसी धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा खाली स्थान पर निर्भर करती है। तो पदार्थ, लंबाई और मोटाई। तो जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धात्विक चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुत्क्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी R समानुपाती L/A, यानी R बराबर होता है रो L/A। रो, ठीक है, रो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, तथा L चालक की लंबाई तथा A चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? तो अस्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है। अस्थायी चुंबक का निर्माण एल-निको से होता है। ठीक है, एल-निको, एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर 3। कदा मान लीजिए एक ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान और पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है तो इसका मान ग्रह पर क्या होगा? तो ग्रह पर त्वरण का मान होगा g/1/3, यानी कितना होगा 3g। ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ए बराबर होता है F/m। है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो गति बढ़ जाती है और वह अविलंब से दूर जाएगी। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो किरण की गति में वृद्धि होती है, साथ ही साथ वह अविलंब से दूर जाती है। अतः सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक सदैव ही सितार की डोरी के तनाव को समायोजित करता है और उसे जो उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके सितार वादक समायोजित करता है 120 का जो है सितार की डोरी का तारतम्य। तो सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक डोरी के तनाव को समायोजित करके सितार की डोरी के तारतम्य को समायोजित करता है, क्योंकि तारतम्य डोरी की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि n बराबर होता है 1/12√T/m। T है डोरी में तनाव, तो सितार की डोरी का तारतम्य। नेक्स्ट है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और उसके फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। छवि का निर्माण कहाँ पर होगा? तो तीसरा ऑप्शन, वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर। तो जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर बनता है। तो सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है तो 2 सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। पृथ्वी के केंद्र पर सेकंड लोलक का आवर्तकाल अनंत होता है। आवर्तकाल T बराबर होता है 2π√L/g। L लोलक की लंबाई, g गुरुत्वीय त्वरण। नेक्स्ट, तथा आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? तीसरा ऑप्शन, एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। तो आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वापस खींचा जाता आता है। तथा वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है
इसका राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक अति विषैली गैस है। श्वास कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक अति विषैली गैस है। श्वास लेने पर यह रक्त के हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक यौगिक बनाती है, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाता, जिससे दम घुटता है। अतः यह मनुष्य के लिए नुकसानदायक होता। कॉपर सल्फेट को किस वस्तु से बने कंटेनर में सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है? तो चांदी, क्योंकि चांदी तांबे की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होती है, इसलिए उनके बीच कोई विस्थापन प्रतिक्रिया नहीं होती। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। नेक्स्ट, अतः दो परमाणु आइसोबार समभारी कहलाते हैं यदि 126 का होगा तीसरा ऑप्शन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग समान होता है लेकिन प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है। तो देखिए, आइसोबार यानी समभारिक में न्यूक्लियॉन की संख्या समान, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग समान होता है, लेकिन केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या उनके बीच भिन्न होती है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग समान लेकिन प्रोटॉन की संख्या भिन्न। नेक्स्ट है कि दृश्यमान ब्रह्मांड में 10 के पावर 22 तारे होने का अनुमान है। दृश्यमान ब्रह्मांड में सितारों के कितने मोल मौजूद हैं? तो एक मोल बराबर होता है 6.023 गुने 10 के पावर 23 उपस्थित तारों के मोलों की संख्या। तो ये हो जाएगा आपको 10 के पावर 22 बट्टा में 6.023 गुने 10 के पावर 23, यानी फाइनली ये हो जाएगा 0.0166 मोल। ऑप्शन नंबर सी। दिए गए तत्व ABCDE में से कौन सा परमाणु क्रमांक 1, 3, 7, 10, 11 के साथ क्रमशः समान आवर्त और समान समूह से संबंधित है? तो ए का जो है जेड है 1, बी का जेड कितना है परमाणु संख्या 3, सी का है 7 और डी का है 8, यानी 2, 8, 10, जेड 11, 2, 8, 1, 11, ई का। तो इसलिए यहाँ पे BCD, ठीक है, BCD, क्योंकि 2, 1 यहाँ पे होगा 2, 8, ये हो जाएगा 2, 8 और 1। तो BCD एक ही आवर्त के हैं, ABE और ABE जो एक ही समूह से संबंधित है। ए, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, देखिए BCD, BC और डी, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है यौगिक ए एवं बी समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले, उन्हें क्या कहा जाता है? तो 129 का जो है तीसरा ऑप्शन संरचनात्मक आइसोमर, ठीक है, आइसोमर। तो एक संरचनात्मक समावयवी जिसे एक संरचनात्मक आइसोमर के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों के आणविक सूत्र समान होते हैं लेकिन विभिन्न संरचनाएं होती हैं। ब्यूटेन C4H10 में दो संरचनात्मक आइसोमर होते हैं जिन्हें सामान्य ब्यूटेन या अनब्रांच्ड ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन एक ब्यूटेन कहा जाता है। नेक्स्ट, कहता अभिक्रिया में 3MnO2 प्लस Al ये बनाता 3MnAl2O3 ऑक्सीकारक हैं। 130 का हो जाएगा आपको MnO2, ठीक है। तो यहाँ पे जो है MnO2 एल्युमिनियम को ऑक्सीकृत करता है, ठीक है। MnO2 यहाँ एल्युमिनियम को क्या करता है? ऑक्सीकृत करता है। यह स्वयं जो है अपचयित हो जाता है, इसलिए MnO2 एक ऑक्सीकारक के रूप में व्यवहार करता है। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन कीटोन क्रियात्मक समूह है? तो कीटोन क्रियात्मक समूह है आपको ए।
तो कीटोन एक क्रियात्मक समूह है जिसमें कार्बन परमाणु के साथ एक दोहरा बंधन बनता है। शेष दो बंधन एल्काइल या एरिल प्रतिस्थापन द्वारा अधिकृत कर लिया जाता है। तो कीटोन होगा R≡C≡O। कहता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन में से गुजरती हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधियापन खाली स्थान के कारण दिखाई देता है। ए ऑप्शन। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन में से गुजरती हैं तो चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधियापन विलेयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। विलेयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति। CO2 प्लस CaOH के होल 2 ये बना देगा CaCO3 प्लस H2। कहता एक तत्व X दो ऑक्साइड XO और XO2 बनाता है। ऑक्साइड XO उदासीन है लेकिन XO2 प्रकृति में अम्लीय है। तत्व X के होने की सबसे अधिक संभावना कार्बन। तो कार्बन दो ऑक्साइड बना सकता है अर्थात CO कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO उदासीन है जबकि CO2 अम्लीय है। कैल्शियम एक धातु होने के कारण क्षारीय ऑक्साइड बनाता है एवं हाइड्रोजन एक उदासीन ऑक्साइड बनाता है H2O। अभिक्रियाओं में उसे चुनिए जो संभव है। तो 134 का होगा FeSO4 प्लस Zn। तो केवल अधिक सक्रिय धातुएं कम सक्रिय धातुओं को उनके लवण के विलयन से जो विस्थापित कर सकता है। एल्युमिनियम बड़ा होता है जिंक से, जिंक आयरन से और आयरन कॉपर से। अर्थात जिंक FeSO4 से Fe को तथा FeCuSO4 से Cu को विस्थापित कर सकता है। तो FeSO4 प्लस Zn। कहा कि तीन धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो देखिए सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं जैसे गोल्ड यानी सोना, ठीक है, सिल्वर यानी चांदी और प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम और कॉपर। प्लेटिनम और कॉपर यानी तांबा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो सोडियम। पौधे के जीवन के 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। सोडियम पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। पौधों के विकास के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे तत्व उपयोगी होते हैं। अतः पुरानी वर्गीकरण का पदानुक्रम 137 का होगा तीसरा ऑप्शन, यानी संघ, फिर वर्ग, संघ, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश, फिर प्रजाति। ठीक है, तो जीवों का ये वर्गीकरण एक निश्चित पदानुक्रम दृष्टि अर्थात जगत, उपजगत, वर्ग, उपवर्ग, परिवार, वंश तथा जाति के पदानुक्रम में किया जाता है। इसमें सबसे उच्च वर्ग जगत, सबसे निम्न वर्ग जाति होती है। ठीक है, तो संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। सबसे बड़ा वर्ग जो है जगत होता है और निम्नतम वर्ग जो है जाति। कहता किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार एक मटर के दाने जैसा होता है। यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से से निकला हुआ उभार है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। कहता कि रक्षक कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण में सक्षम होती हैं क्योंकि उनमें होती हैं 139 का तीसरा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए कोशिका द्रव्य में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट के कारण गाढ़ कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक घटकों में से एक है। तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट।
भूकंपों से संबंधित निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही नहीं है? 140 का होगा 2। भूकंप के परिमाण का समान भूकंप लेखों में दर्ज भूतरंगों के आधार पर किया जाता है। भूकंप लेखी भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है। किसी भूकंप की प्रबलता भूकंप लेखी में दर्ज हुए संकेतों के अधिकतम आयाम एवं भूकंप स्थल से उपकरण की दूरी के आधार पर निर्धारित की जाती है। अतः भूकंप लेखी भूकंप अभिलेख लेखी का रिकॉर्ड रखता है। यह कथन सही नहीं। ठीक है, तो भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड जो भूकंप लेखी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए रिक्टर पैमाने रेखिक नहीं बल्कि लघुगणकीय है। तो रिक्टर पैमाना रेखिक नहीं बल्कि लघुगणकीय है। ये दूसरा ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट कहता ए और बी महिलाओं के 2 प्रजनन अंग हैं। ए विकासशील भ्रूण के पोषण के लिए जिम्मेदार है और बी वह स्थान है। तो तीसरा योनि और फैलोपियन ट्यूब तो गर्भाशय भ्रूण को पोषण प्रदान करने में मदद करता है। भ्रूण को जो प्लेसेंटा नामक एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण मिलता है। यह एक डिस्क है जो गर्भाशय की दीवार में अंतर्निहित होता है। शुक्राणु एवं अंडाणु का मिलन जो है फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा ऊतक झुकने व हिलने के विरुद्ध तन्य शक्ति देता? तो यह है कोलेरेन काइमा। कोलेरेन काइमा पौधों का साधारण जीवित ऊतक होता है। कोलेरेन काइमा जो ऊतक आसमान एवं प्राथमिक मोटी दीवारों की लंबी जीवित कोशिकाओं से बना होता है, जिसमें हिमे के सेल्यूलोज एवं पेक्टिक पदार्थ होता है। यह जो है युवा पौधों के जो पेटियोल पत्ती सिराओं और तने को सहयोग संरचना जो है यांत्रिक शक्ति वो लचीलापन प्रदान करता है, जिससे पौधे बिना टूटे आसानी से झुक जाते हैं। ग्लूकोज मुख्य रूप से वृक्क के किस भाग में अवशोषित होता है? तो समीपस्थ कुंडलित नलिका। वृक्क में जो है ग्लूकोज मुख्य रूप से समीपस्थ कुंडलित नलिका में अवशोषित होता है, जो कि वृक्क में जो है मौजूद नेफ्रॉन का खंड होता है। समीपस्थ नलिका को 2 खंडों में विभाजित किया जाता है और पार्स कन्वल्यूटेड और पार्स रेक्टा है। पार्स कन्वल्यूटेड प्रारंभिक जटिल भाग है और पार्स रेक्टा सीधा अवरोही भाग है। प्रजातियों में खाली स्थान जीवन का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिकी क्रम में योगदान जो प्रदान कर सकता है। 144 का होगा फर्स्ट प्रजातियों में परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है। कहता कौन सा शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है? 145 का होगा तीसरा ऑप्शन, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जड़ों की ग्रंथि और फलीदार पादप। तो राइजोबियम जो है भूमि का जीवाणु है जो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है। राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में जो है ग्रंथियां बनाने की क्षमता रखने वाले उस जीवाणु का नाम है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उसे पौधे तक पहुंचाता है। कहता कि कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य हैं? तो 146 का यदि देखें तो यहाँ पे हो जाएगा ए और डी, यानी प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड उपभुक्त होती है। और कहता इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः पौधों में संपन्न होती है, जिसके द्वारा सूर्य के प्रकाश जो है मुक्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधों के हरे भाग सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं एवं ऑक्सीजन को बाहर निकालती हैं।
कहता वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है। इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम। तो वन जो है वातावरण को ऑक्सीजन आपूर्ति, वायु प्रदूषण रोकने में सहायक है, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के साथ अपरदन रोकना आदि कार्यों के लिए जिम्मे जो है उत्तरदायी है। अतः वनों का संरक्षण आवश्यक है। वन संरक्षण हेतु प्रतिवर्ष उत्साह के साथ वन महोत्सव का आयोजन, वनों को लगाकर वन क्षेत्रफल में जो है वृद्धि करना एवं लोगों को वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक रूप से जो है प्रचार प्रसार कार्यक्रम व जागरूकता फैलाना जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। आहार नाल को वह कौन सा भाग है जो यकृत से पीत रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय संग्रहित करता है? यह अग्नाशय। अग्नाशय यकृत के बाद शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अग्नाशय यकृत से पीत रस ग्रहण करके पित्ताशय में संग्रहित करता है और ग्रहणी में पहुंचाता है। पीत रस जो है क्षारीय द्रव होता है जो भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है। नेक्स्ट है कि सांस लेने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 149 का होगा। तो देखिए, श्वास का मतलब है कि ऑक्सीजन से भरपूर हवा लेना और श्वसन अंगों की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर हवा देना। शरीर में ऑक्सीजन से भरपूर हवा को लेना सांस लेना कहलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर हवा को बाहर निकालने को सांस छोड़ने के रूप में जाना जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो हर समय जीव के पूरे जीवन में निरंतर चलती रहती है। 1 मिनट में एक व्यक्ति जितनी बार सांस लेता है उसे श्वास दर कहा जाता है। श्वसन के दौरान सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया जो बारी बारी से होती है। श्वसन का अर्थ है एक बार सांस लेना और एक बार छोड़ना। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? तीसरा, ए और सी। यानी सांस लेने का मतलब है कि ऑक्सीजन से भरपूर हवा लेना और कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर हवा देना। ठीक है। और 1 मिनट में एक व्यक्ति जितनी बार सांस लेता है उसे श्वास दर कहा जाता है। नेक्स्ट, पौधों में प्रजनन के लिए कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन नंबर देखिए, अधिकांश पौधों में जड़ें, तना और पत्तियां होती हैं। इन्हें किसी पौधे का कायिक भाग कहा जाता है। वृद्धि की एक निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पौधों में पुष्प जो है निकलते हैं। फूल पौधों में प्रजनन का कार्य करते हैं। फूल प्रजनन अंग हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा पौधे अपनी संतान पैदा करते हैं। इन्हीं 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो अलैंगिक, दूसरा है लैंगिक। अलैंगिक प्रजनन में पौधे बिना बीज के नए पौधे को जन्म दे सकते हैं, जबकि लैंगिक प्रजनन में नए पौधे बीज से प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ हो जाएगा ये, यानी अधिकांश पौधे की जड़ें, तना और पत्तियां होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं इसमें जो है देखिए, इसमें लैंग्वेज देख लेते हैं। क्वालिफाइंग पेपर देखिए, कहा था कि सी सेड व्हेन कैन आई गो, चूज द करेक्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, सी सेड व्हेन कैन आई गो, तो होगा सी वांटेड, इन्वर्टेड कॉमा को 2 में बदलेंगे तो सी वांटेड टू नो व्हेन, कैन का कुड होगा और ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सी कुड गो, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव के डायरेक्ट स्पीच में इसका इनडायरेक्ट स्पीच जो है क्या हो जाएगा? सी वांटेड टू नो सी कुड गो। कहा था कि चूज द वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर वन
हु एस्केप्स फ्रॉम हार्ड रियलिटीज। तो डू का जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, यानी ई कैपेसिट, यानी ये हो जाएगा पलायन, ठीक है, पलायनवादी, ठीक है। और एपिस्ट मतलब होता है बलात्कारी, पोलीग्लोट मतलब होता है बहुभाषा भाषी, और बेनिफैक्टर मतलब होता है लाभ योगी, ठीक है। तो वन हु एस्केप्स फ्रॉम हार्ड रियलिटीज, यानी ESCAPIST। नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम फॉर द वर्ड इनंडेट। तो देखिए इनंडेट यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्वाम्प हो जाएगा। इनंडेट का सिनोनिम तो डेल्यूज, ठीक है, डेल्यूज, इनगल्फ और ड्रेन, DRAIN, ड्रेन से बाढ़ या पानी की बहुलता का बोध होता है, जबकि स्वाम्प का अर्थ होता है दलदल। इनंडेट मतलब होता है जलमग्न होना। कहता है कि चूज दिस सेंटेंस विच इज नॉट करेक्ट। तो तीसरा दी न्यूज आर गुड। तो देखिए न्यूज अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होता है, अतः दी न्यूज इज गुड सही होगा। कहता आफ्टर दी after the shower was over the sun shone out again। in the above sentence the word after is used as conjunction। तो अगर आफ्टर या बिफोर के बाद क्लाउज का प्रयोग होता है तो वो कंजंक्शन होता है। कहता है कि दोज न्यूज़पेपर इन डॉट डॉट अ बिग ट्रक। 6 का होगा दोज न्यूज़पेपर आर डिलीवर्ड इन अ बिग ट्रक, ठीक है। यहाँ पे पैसिव वॉइस का प्रयोग होगा, ठीक है, वाक्य जो है प्रेजेंट सिंपल में है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाए। कहता है सी हैज़ स्टोलन माई बुक सप्लाई क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पे क्या होगा, तो 7 का होगा दो, ठीक है, हैजंट ही हो जाएगा। तो दिया गया वाक्य सकारात्मक प्रेजेंट परफेक्ट में है, क्वेश्चन टैग जो है यहाँ पे नकारात्मक होगा। कहता है वी डॉट डॉट ही मनी। तो 8 का क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी वी हैव पेड, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य होगा हैव पेड प्रेजेंट परफेक्ट में। देखिए यहाँ पे है कि मीरा का साहस आज वर्तमान में जो है उपभोग की एवं बाजारवाद की शिकार स्त्री के लिए महत्वपूर्ण है। मीरा स्वतंत्रता एवं शक्ति का प्रतीक लगने लगती है। मीरा मनुष्य को प्रेम करने की स्वतंत्रता पर बल देती है। प्रेम जो है मनुष्य हृदय का विस्तार करता है और विरोध की शक्ति पैदा करता है। मीरा ने स्त्री के उस स्वर को वाणी दी जो सामंतवादी व्यवस्था एवं यह पितृसत्ता ने दबा रखी थी। मीरा ने समाज से लड़ने के पूर्व परिवार में संघर्ष किया, समाज से पहले अपनों के दमन को झेला। अंततः मीरा द्वारका पहुंचती है। मीरा की मृत्यु को लेकर रहस्य है कि किंवदंती की मीरा कृष्ण की मूर्ति में समा गई। मूर्ति में समाना वैसे ही है जैसे अगस्त जी का घड़े से उत्पन्न होना, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है गद्यांश में दमन का आशय है तो अत्याचार, दमन का आशय अत्याचार है। फिर मनुष्य के हृदय का विस्तार कौन करता है, तो प्रेम, मनुष्य के हृदय का विस्तार प्रेम करता है। फिर पितृसत्ता का आशय है 11 का ए, पितृ प्रधान राज्य। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची है, तो स्त्री का पर्यायवाची है कलत्र, दारा और योषा, ऑप्शन नंबर 4। कहता व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन योर लव। तो अंतस्थ जो है आपको योर लव ये व्यंजन। उसके बाद देखिए तो ये वर्ण जीभ और ओठों के परस्पर सटने से बोले जाते हैं, किंतु कहीं पर भी दोनों पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होते। कहता है कि देशार्पण में कौन सा समास है, 14 का फर्स्ट तत्पुरुष समास। देशार्पण शब्द में तत्पुरुष समास है। इस समास में पूर्व पद संज्ञा या विशेषण होता है और ठीक है गौण होता है तथा उत्तर पद प्रधान या विशेष होता है। यहाँ पे है कि फल फूल और मांस सब कुछ खाने वाला। तो 15 का होगा दो सर्वहारी। सर्वहारी ऐसे जीव है जो
अपने आहार में वनस्पति, सब्जी, फल, अनाज और मांस दोनों खाद्य शामिल करते हैं। कहता कौन सा शब्द तत्सम है? तो वर्षा। देखिए वर यात्रा तत्सम है, बारात तद्भव है, वर्षा तत्सम है और बारिश तद्भव है, अश्रु तत्सम है, आंसू जो है तद्भव है, हस्ती तत्सम है और हाथी तद्भव है। यहाँ पे है दाता, ठीक है, तो विलोम शब्द दाता का होगा याचक। 18 में यदि देखें तो 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करना है जो शुद्ध है। तो 18 में जो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी भारत भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। कहता है कि इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग होगा? 19 का होगा 3, वह अनेक बोलियां बोलता है। ठीक है, तो सजातीय क्रिया यदि वाक्य में प्रयुक्त कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने हो तो सजातीय क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है कि मालिक नौकर से सफाई करवाता है, तो ये हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, ठीक है, उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहता है। इससे काटना से कटवाना, ठीक है, करना से कराना, मालिक नौकर से कार साफ करवाता है। ठीक है, यहाँ मालिक नौकर से सफाई करवाता है। कहता है दो दो हाथ करना, यानी अंतिम निर्णय लेने के लिए तैयार रहना। कहता है कि हे हमारे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? तो 22 में हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन, यानी संबोधन कारक। ठीक है, क्या हो जाएगा? संबोधन। तो ऐसे कारक जिनके माध्यम से संज्ञा और सर्वनाम के रूप में किसी को बुलाने या बोलने और पुकारने का बोध होता है, उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे, अरे, अजी। ठीक है, धर्माधर्म में कौन सा समास है? तो इसका होगा द्वंद्व समास। ठीक है, तो धर्माधर्म में जो है द्वंद्व समास है, जिससे नीचे ऊपर दूध रोटी, धर्माधर्म, अच्छा बुरा, इस समय द्वंद्व समास है। कहता शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 24 का होगा 2, यानी शुभ जोर इच्छा, शुभेच्छा। अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 25 का यदि देखें तो अभी, तो अभिमान शब्द में अभी उपसर्ग है। अमलगमेशन का हिंदी पर्याय क्या है? 26 का होगा तीसरा, यानी समामेलन। तो अमलगमेशन यानी समामेलन, अमेंडमेंट मतलब संशोधन, और रेटिफिकेशन मतलब होता है परिशोधन, असेंबली मतलब होता है सम्मेलन। नेक्स्ट है कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, कौन सा अलंकार होता है? 27 का 3, यमक अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार? तो जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। कहता है गुरु की जय जान, पानी पीवे छान। तो इसमें जो है कौन सा लोकोक्ति है? 28 का होगा दूसरा, यानी अच्छी तरह जो है समझ बूझ कर काम करना। सॉरी, तो 28 का जो है दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। 29 में है कि विराम, उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि राम ऑफिस से सीधे घर पहुँचा, कॉमा हाथ धोकर खाना खाया, कॉमा फिर घर जो है खेल कर सो गए। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 30 नंबर है कि धर्म में आस्था रखने वाला। तो धर्म में आस्था रखने वाला ये हो जाएगा आपको धर्मात्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3।